नमस्कार दोस्तों। तो 2022 में सर्जरी हुई थी मेरी और अब 2025 चल रहा है, लगभग 3 साल हो चुके हैं। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा और एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप पीछे जो प्लेलिस्ट है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर, ये वाली प्लेलिस्ट पूरी देखना, जिससे आपकी, मैं बोल रहा हूँ 95% जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको टाइम हो चुका है, अब अगर आपने डे वन से मेरी जर्नी को देखा है, समझा है, हर चीज़ करी है, तो मैं इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि 3 साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पहले साल की मेहनत, और आप पूरी लाइफ के लिए मतलब जब तक आपकी लाइफ चल रही है तब तक के लिए आप उसको एक अच्छे फ्लो में कैरी फॉरवर्ड कर पाओ, वो भी विदाउट पेन, विदाउट एनी गिल्ट। और वो चीज़ें, क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी कि जिस वजह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ा, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि 3 साल हो गए हैं और ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आपने कमेंट किया था, उस कमेंट के अंदर मैंने सबके कमेंट्स पढ़े और मेरे पास इंस्टा पे भी इतने मैसेजेस आते हैं, और उसके लिए आई एम सीरियसली सॉरी, क्योंकि मैं नहीं रिप्लाई कर पाता कि इतने सारे मैसेजेस होते हैं। फिर लोग बोलते भी है कि आप इतना लेट रिप्लाई करते हो। कोई मैं जानबूझ के नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, इतने यूट्यूब पे कमेंट्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए इसका जल्दी से जल्दी, कि एक कम्युनिटी बनाई जाए, कहीं पे टेलीग्राम ग्रुप हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँ तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने की। आगे बढ़ते हैं। जो सर्जरी का ना स्टार्टिंग फेज़ जो है, अगर आपने वहाँ पे हार नहीं मानी तो कोई आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है आपका, पहला फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ और सिक्स मंथ, मतलब 1 से लेकर 6 महीने वाला टफेस्ट पीरियड होता है। वहाँ सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाली है। प्रॉब्लम एज़ एन, अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो देखो धीरे धीरे करके वो चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। कभी स्वेलिंग हो गया, कभी पेन हो गया, कभी कट कट आवाज़ आना हो गया, ये सारी चीज़ें आप फेस करते हो। क्योंकि मैंने फेस करी है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल पा रहा हूँ। लेकिन उन सब चीज़ को साइड में रखते हुए एक चीज़ अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करी, विच इज़ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से फॉलो करी तो सारी चीज़ें एक साइड हो जाएंगी। अब मैंने अपने जो केस में क्या किया था, मैंने किसी की नहीं सुनी, ना ही मैंने यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखे, और ना ही इतनी क्यूरोसिटी के साथ हर चीज़ के अंदर घुसा के अरे ये ऐसा होगा तो वो, क्योंकि गूगल पे आपको 10,000 चीज़ें मिल जाएंगी और वहाँ पे रिसर्च के हिसाब से भी बात हो रही होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बात हो रही होती होगी। लेकिन फोकस कहाँ पे करना है? फोकस करना है जो आपके सर्जन क्या बोल रहे हैं और आपके फिजियोथेरेपिस्ट क्या बोल रहे हैं। किसी के सर्जन ये बोलते हैं कि आपको इस टाइम पे नी बेंड करना चाहिए। तो देखो, सब सर्जन, जितने भी डॉक्टर, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है किस तरीके से, और आपके नी की क्या कंडीशन है, उस चीज़ पे आपको विश्वास रखना होता है, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखना होता है। ये नहीं कि अगर मेरा नी 2 महीने बेंड हुआ है तो किसी का 1 महीने में किसी को फुल नी बेंडिंग अचीव हो गई, तो फिर वो डाउट में आ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। तो सही गलत का जो फैसला है वो आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, उनको डिसीजन लेने दो। उनके साथ जितना आप टच में रहोगे, कॉन्टैक्ट में रहोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होना होता है। रही बात एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज क्या मैंने फॉलो करी, वो सब आपको एसीएल वाली प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। सारी एक्सरसाइज मैंने करके दिखाई हैं, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं, सब चीज़ें उसके अंदर बताई हैं। बात इनिशियल स्ट्रगल की बात कर रहे थे हम। तो जो 6 महीने वाला स्ट्रगल होता है ना, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा, अगर आपको कोई माइलस्टोन अचीव करना है तो सबसे पहली चीज़ है नी बेंडिंग। आपका जो घुटना है वो पूरा मुड़ना चाहिए। मतलब अगर मेरा ये वाला नी बराबर पूरा मुड़ रहा है तो ये वाला भी इसके बराबर ही मुड़ना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, सबसे पहला माइलस्टोन यही है कि नी बेंडिंग आपको फुल मोशन अचीव करना है। अब बहुत सारे कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमारा जो फिजियोथेरेपी है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो हमारे ज़बरदस्ती पूरा उसको मोड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको फोर्सफुली करना पड़ता है। और मुझे अपना एक्सपीरियंस याद है कि भाई वो फेस इजी फेस तो नहीं था, क्योंकि फुल नी बेंडिंग को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि आप कितना भी टाइम लो, लेकिन आपको विद इन 2 मंथ्स ये सारी चीज़ें अचीव कर लेनी है, कैसे भी करके। बहुत ज़्यादा पेन होगा, 10 तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है और पेन को बेयर करना है। तो पहला आपका, जैसे ही आप ये माइलस्टोन अचीव कर लेते हो नी बेंडिंग का, तो आपके जो पहली बात तो नी पेन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ों से आपको एक बोलते हैं ना, एक रिलैक्सेशन मिलेगी वहाँ पे।
दूसरी चीज़ ये कि जो एक कट-कट साउंड आता है ये नॉर्मल होता है, और अब जाके मतलब आफ्टर 2 एंड 2.5 ईयर्स उस कट-कट साउंड में थोड़ा रिलीफ़ मिला, क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने उस टाइम बताया था कि ये कट-कट वाला जो साउंड है वो रहेगा ही रहेगा, बट आप इसको धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि ये ओवर द टाइम कम होता चला जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि रिकवरी कैसे रहेगी इसके अंदर हमारी। सबसे पहली चीज़ है, एक्सरसाइज टाइमली करते रहोगे, अच्छे से करोगे तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, अपने आप इस सर्जरी के अंदर सॉरी रिकवरी के बाद कुछ नहीं होता कि अब बोलते हैं ना खुद से रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी, हम कुछ मेहनत ना करें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि हमारी रनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो रनिंग जनरली जो बायोस्क्रू जब आपका जो प्रोसेस होता है, बायोस्क्रू सर्जरी के थ्रू आपकी जो रनिंग होती है, रनिंग लगभग जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो आफ्टर 6 मंथ्स हुई थी, मतलब 6 महीने के आसपास। और ये नहीं है कि आपको 6 महीने हो गए तो आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो, डॉक्टर उसमें प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। आप प्रोटोकॉल कैसे कि पहले आपको एंकल वेट्स होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग एंकल वेट्स का वो लिंक मांग रहे होते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे वीडियोस के डाला हुआ है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो एंकल वेट्स होते हैं, एंकल वेट से पहले आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, नी की स्ट्रेंथ होती है। पहले स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में आपकी फिजियोथेरेपी चलती है, और फिजियोथेरेपी के बाद फिर आप उसका नेक्स्ट फेज़ आता है एंकल वेट्स का। एंकल वेट्स में आपको एंकल वेट्स लगा के, बहुत लोगों को एंकल वेट नहीं पता होगा, तो एंकल वेट को यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। एंकल वेट लगा के फिर आप इससे नी रेस करते हो, एक्सटेंशन करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, सब वो एक्सरसाइज वाले वीडियो में डाल रखा है। अब उसके बाद क्योंकि जब आपका नी इस तरीके से एक कहते हैं ना प्रिपेयर हो जाता है कि जब आप जिम में जाओ, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ जो इसका होता है वो जिम होता है। जिम में जाने के लिए आप जो 5 केजी की आपकी प्लेट होती है, ताकि वो आप अच्छे से उसको आप उठा पाओ, इसलिए एंकल वेट यहाँ पे रेकमेंड किया जाता है। कि एक होता है ना एक माइंडसेट बनाना होता है कि अगर आप मान लीजिए फिजियोथेरेपी के बाद डायरेक्ट जिम के लिए जाओगे, तो आपको 5 केजी की जो प्लेट है उसी को उठाने में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, वो सारी 10 तरीके की चीज़ें होंगी। वेल सो ये अब बात करते हैं वॉक की, कि वॉक कब से स्टार्ट होती है। तो वॉक अगर मान लो किसी का मेनिस्कस रिपेयर हुआ है या जो भी है, सो मेरे जैसे हुआ था, तो मुझे 6 हफ्ते बाद वॉकर मैंने धीरे धीरे करके हटा था। वॉकर वाली वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वाली वीडियो देख लेना। मतलब वही मोटा मोटा कहने का मतलब है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, पीछे एसीआर वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। खैर, तो जब इस तरीके से वॉक हुई, वॉक के बाद अगला प्रोसेस आता है कि हमारा जिम के बाद फिर रनिंग का, और रनिंग के बाद बैक टू स्पोर्ट्स। मतलब जब आपका रनिंग वाला प्रोटोकॉल चल रहा होता है तो उसी के टाइम पे बैक टू स्पोर्ट्स। और ये सारी चीज़ों को होने में आपको कम से कम अपने आप को 1 से लेकर 9 महीने यहाँ पे आपको देने ही देने पड़ेंगे। अगर आप थोड़ी चला के दिखाने की कोशिश करोगे, स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो मत करना। पेशेंस इज़ द की, रिमेंबर। जितना आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे उतना ही आपके लिए ईजी होने वाला है गेम। अगर आप सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो 6 महीने हो गए, किसी उसने यूट्यूबर ने बोला था कि हमें 6 महीने बाद मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी, नहीं, तो उसके पीछे का प्रोसेस देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने बाद उसने अपने आप को कितना रगड़ा है उस टाइम पे, और नी बेंडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए उसने कितना वो करा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, 1 से लेकर 9 महीने बैक टू स्पोर्ट्स, बैक टू नॉर्मल लाइफ, जो लाइफ आपकी पहले थी, वहाँ तक जाने में ये टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई फिजियोथेरेपी क्या ज़रूरी है करनी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है फिजियोथेरेपी की। तो फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब एक जो टॉडलर होता है ना, जो बच्चा ऐसे घुटनों पे चल रहा होता है, उसको चलने के लिए हम उसको सपोर्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से फिजियोथेरेपी आपकी हेल्प करती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ये ज़रूरी है, मैं मुझे लेनी चाहिए ना नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका एक्सरसाइज से कोई नाता ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, किसी ने जिसने आज तक एक्सरसाइज नहीं करी, तो उसको फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। अब फिजियोथेरेपी का मतलब है कि डेली बेसिस पे, कि डेली आपके फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और आपको बताते हैं। कम से कम उसका फेस चलता है 1 से 2 महीने के आसपास। मेरे केस में क्या हुआ था, मैं तो क्योंकि मैं पहले से भी एक्सरसाइज करता था और मुझे बेसिक आइडिया था और अच्छा खासा आइडिया था एक्सरसाइज का, तो मैं उस चीज़ को, और मेरे को एक्सरसाइज करते हुए बहुत टाइम हो गया, जिम भी मैं पहले करता था। खैर, तो जो मेरी फिजियोथेरेपी चलती थी वो हॉस्पिटल में ही चलती थी। मतलब कि मेरे वीकली या मंथली विजिट्स होते थे हॉस्पिटल में। एक बार मैं जितने भी वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट थे मैं उनसे पूछ के आता था, तो वो मेरे को बताते थे पूरे महीने का शेड्यूल। उसके बाद देन मैं वो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करता था और अच्छे से पूछ के आता था। ऑल्दो
वो एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरी सर्जरी हुई थी। खैर, तो यही चीज़ें हैं कि अगर अब आपको ईज़ी रहेगा डिसाइड करने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो होता है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो भी मेरे पास इंस्टा में मैसेजेस में आते हैं और आपके कमेंट्स में आते हैं, जब भी आप इसके यूट्यूब के वीडियो में कमेंट्स में आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी, अब आपको आई होप इससे हेल्प हो गई होगी कि आपको फ़िज़ियोथेरेपी के लिए जाना चाहिए या नहीं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर के पास जिम नहीं है तो हम क्या करें। तो यार देखो, जिम नहीं है, पहली बात तो ये रहेगा कि आपको ये चीज़ डॉक्टर को बतानी चाहिए कि वहाँ पे डॉक्टर आपकी पूरी अच्छे से हेल्प करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस ना, आप किसी को अपना कुछ मत मानो। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन इज़ फाइन, लेकिन जो सर्जन है आपके, वही आपके सबसे बड़े, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव थिंकर है और वही आपका जो रास्ता अच्छे से आपको गाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़िज़ियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फ़िज़ियोथेरेपी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप जिम हो गया या आगे नॉर्मल उसमें कैसे कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि मेरी ना, मैं टीचर हूँ, मोस्टली मुझे ऐसे स्टैंडिंग मतलब खड़े ही रहना पड़ता है, तो मैं क्या करूँ, शुड आई गो फॉर फिजियोथेरेपी और नॉट। तो भाई, आपकी स्टैंडिंग या सिटिंग है, मैं तो यही कहता हूँ कि यार एक्सरसाइज करने से आपका कोई नेगेटिव उसमें तो जाने नहीं वाला। एक एक ब्रॉड माइंड पे सोचते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्प ही होगी, आप अच्छे दिखोगे और आप अंदर से अच्छा महसूस, अच्छा एक कॉन्फिडेंट फील, जो कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छे से फील करोगे। तो एक्सरसाइज तो सबको करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यार आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या कोई चेंज आया सर्जरी के बाद। तो भाई मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी मैं फुल ट्रैवल करता था, ट्रैक करता था, आज भी वो चीज़ें कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि सर्जरी के बाद क्या 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 आपको सही में ही इस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मतलब कि सर्जरी हो गई है उसके बाद आपके दिमाग में कोई ऐसा डर वगैरह रहता है। तो यार देखो, मैंने हमेशा सर्जरी इसलिए कराई क्योंकि मुझे वापस खेलना था। मेरा बहुत सिंपल सा मानना था कि मैं सर्जरी इसलिए करा रहा हूँ तो क्योंकि मुझे वापस से ग्राउंड में उतरना है। और मैं हर वीक जो हो गया, हर वीक हमारे प्रॉपर T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, 3 साढ़े 3 घंटे का वो पूरा मैच चलता है हमारा। जैसे प्रॉपर आपने T20 मैच देखा होगा, सेम इस तरीके से हमारा भी मैच चलता है। और वो सारे मैचेस देखने के लिए मेरे दूसरा चैनल है सैम अनलॉक्ड, उसमें मैं सारे व्लॉग्स वगैरह डेली अपडेट करता हूँ, वो आप देख सकते हो। अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, लाइफस्टाइल चेंज में ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया कि मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ, मैं फुल सारी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि अब सर्जरी के ऑलमोस्ट लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको मैं अवॉइड कर दूँ, कोई नहीं करता। मैं सारी चीज़ें करता हूँ और इवन पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कोई ऐसा ही नहीं होता कि बाय बॉर्न और ये सब, नहीं। आप अपने आप पे मेहनत करते हो, करते चले जाते हो, आप सुनते नहीं हो, ठीक है, इसने ये बोला, उसने ये बोला, बस आपका फोकस शार्प होना चाहिए। जो आपके डॉक्टर बोल रहे हैं, भाई इस तरीके, इसको इस चीज़ से करो, इसको इस चीज़ से करो, आप बस वही उस पाथ को फॉलो करते चले जाते हो। अब भाई बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके जिम और फिटनेस लाइफस्टाइल पे क्या कोई फ़र्क पड़ा है इसे सर्जरी से। तो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन जो जितना मैं पहले वेट लिफ्ट करता था और हर चीज़, हर बॉडी पार्ट में, स्पेशली लेग्स की बात करूँगा, तो वो चीज़ पहले से मैंने बढ़ाई है विदाउट एनी डाउट और समथिंग कि हाँ सर्जरी हुई है ये सब नहीं। डॉक्टर ने एक बार फिट बोल दिया तो उसके बाद ही मैंने सारी चीज़ें करी। ये नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ किया हो, हमेशा बस मैंने डॉक्टर की सुनी। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डॉक्टर को दो, अपने सर्जन को दो। बहुत सारे लोगों को मैंने एक जगह ये भी सुना था कि यार हमारे डॉक्टर हमारी सुनते नहीं हैं, हमें प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। टाइम नहीं देते हैं तो यार देखो, एक वो अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन यही है कि आप किसी दूसरे सर्जन, जो अच्छे सर्जन हैं, उनको पकड़ो, क्योंकि सबके पास अपने जो ऑपरेशन के, जो उनका सर्जरी हुई होती है उसके पेपर्स वगैरह होते हैं। वो पेपर्स आप अपने डॉक्टर को दिखाओ, उनको पूरा अच्छा सा आइडिया लग जाए किस प्रोसेस से आपकी सर्जरी हुई है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे घर से ही, हम गाँव में रहते हैं, 200-250 किलोमीटर दूर रहते हैं, हमारी सर्जरी दूसरे स्टेट में ही है, हम उस टाइम पर क्या करें। तो यार देखो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। अब ये नहीं है कि आपका डॉक्टर जवाब नहीं देता है, आप अपने डॉक्टर के टच में नहीं है तो आप कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप आसपास के डॉक्टर को पकड़िए, फ़ोन नंबर लीजिए, 10 तरीके से एफर्ट्स आप तो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको ठीक होना है तो। खैर, हम बात कर रहे थे जिम के बारे में। तो यार जिम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग की मैं बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि मैं सर्जरी से पहले
लेग प्रेस एक एक्सरसाइज होती है, मतलब जिसमें इस तरीके से एक्सरसाइज होती है, आप नीचे लेटते हो और उसके बाद ऐसे वेट लिफ्ट करते हो अपनी लेग से। तो उस सर्जरी से पहले मैं उसमें कम से कम 150 180 केजी 200 केजी तक लास्ट मैं जा चुका था उसके अंदर। तब अब सोचो सर्जरी हुई मेरी, अब जहाँ एक जो बंदा था वो 200 किलो उठाने वाला, वो शुरुआत कर रहा है 5 किलो से। आपके लिए खुद के लिए एक शॉकिंग वो पड़ जाता है कि भाई मतलब, और 5 किलो उठाने में भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। ये कब की बात थी? ये बात थी सर्जरी के आई गेस 3 साढ़े 3 महीने पे जिम स्टार्ट हो गया था मेरा, तो उसी 3.5 महीने के बाद की बात थी। ऑल्दो आई वॉज हैप्पी कि भाई अब चलो जिम स्टार्ट हो गया, कि जिम करने में सबको मज़ा आता है, मुझे तो मतलब मज़ा आता है। तो तब और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके, अब ये नहीं है कि मैंने 5 केजी से वापस से सेम वेट पे गया, बट आज की जो कंडीशन ये है, सेम वेट मैं उठा पा रहा हूँ, इवन उससे ज़्यादा। लेग प्रेस में, एक्सटेंशन में, कोई सी भी चीज़ हो, सब चीज़ों में पहले से बेटर होता जा रहा है। बस मैं एक पॉइंट जो आप पूरे वीडियो में देखेंगे कॉमन है, वो है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप कुछ भी अचीव कर जाओगे, आई एम टेलिंग यू। बस इसको इफेक्ट मत होने देना, सर्जरी से, किसी भी चीज़ से। आप बस पॉजिटिव उसमें पाथ पे चलते रहो। जिम हो गया, सारी चीज़ हो गई। देखो एक एक्सटेंशन वाला भी एक कॉमन पॉइंट जो आता है, एक्सटेंशन में भी लोगों को बहुत स्ट्रगल होता है। तो एक्सटेंशन में मानता हूँ कि एक्सटेंशन में स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, 6-7 महीने आपको हल्का हल्का हो सकता है पेन हो, और आपको दूसरे सपोर्ट। एक्सटेंशन क्या होती है कि आप इस तरीके से ऐसे बैठे होते हो वहाँ पे, ठीक है, ये आपका नी है, और ऐसे उठाना होता है, जिसमें ऐसे करके इस तरीके से आपको नी को उठाना होता है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है स्टार्टिंग में। तो क्या करते हैं, इसका इस तरीके से, ये जो दूसरा लेग है ना हमारा, इसका सपोर्ट लेके आप ऐसे इसको स्टार्टिंग में कर सकते हो, धीरे धीरे करके तब आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाएगी। अब इस सर्जरी का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे जो बड़ी चीज़ है इसके अंदर, वो है मेंटल एस्पेक्ट। आप मेंटली आप किस तरीके से सोचो, आपकी मेंटालिटी क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप पूरा अच्छे से पॉजिटिव पे ध्यान दोगे, बट वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिव उस पर जाओगे। और बहुत सारे, और इसके पीछे रीज़न पता है क्या होता है, कि एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर। चोट लगी है हमें, सर्जरी हो गई, तो अब हमें ये लगेगा कि मैं अगर हल्का सा भी वॉक कर रहा हूँ ना, वॉकर पे, मुझे लगेगा कि गिर ना जाऊँ, मेरा बैलेंस ख़राब ना हो जाए, तो एक डर बैठ जाता है। तो उस डर से आपको निकलना होगा। अब डर से कैसे निकलेंगे? तो यार मैं ये नहीं बोलता आप स्टार्टिंग 1 से करो 10 पे जाओ। आप का डर वो कब निकलता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अब मान लो किसी दिन आपका मान लेते हैं वॉकर हटा, ठीक है, वॉकर डॉक्टर ने बोला कि आप वॉकर डिसकंटिन्यू कर सकते हो, अब आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो। तो आप एक वॉल को सपोर्ट लो। अब आप वॉकर हटते अब अगर नॉर्मल ऐसे चलने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपके मन में ही डर इतना बैठा हुआ है। तो उसको, डर को निकालने के लिए आपको धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। वॉल का सपोर्ट ले लो, या साथ में कोई भी आपके घर में है, उसको हाथ पकड़ के, उसका शोल्डर पे हाथ रख के, इस तरीके से आप ऐसे वॉक करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके आप देखोगे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे करके बिल्ड होने लगा है। एक चीज़ और बता दूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना ही मैं कोई एक प्रोफेशनल हूँ कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं सारी चीज़ें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से निकला हूँ। एक अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको फिजियोथेरेपी को देनी है, डॉक्टर को देनी है, फिजियोथेरेपिस्ट को देनी है, ठीक है। रही बात जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो आपका होगा अपने आसपास तो पॉजिटिव माहौल बना के रखने। एक उसने बोला था, मुझे याद है, कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे ऐसे घर में एक सर्जरी को ना बहुत नेगेटिव पॉइंट से देखा जाता है, तो अब हम क्या करें? तो यार सब मतलब एक सर्जरी कराने से पहले कि अरे हाँ घर में सर्जरी हुई तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, अब कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। तो यार देखो, लोगों को नहीं पता होता। तो लोगों को नहीं पता, जिसको पता होता है वो बोलता है कि हाँ इट्स अ गुड थिंग, आपको जाना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप पूरी लाइफ बिना सर्जरी के निकाल दोगे। सर्जरी इसलिए होती है कि आपको ठीक करने के लिए, बेटर बनाने के लिए। अब ये तो है नहीं कि अगर आप सर्जरी करा दो उससे आप नेगेटिव में चले गए, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे पूरा काम करना है। 2 चीज़ें फॉलो करनी है, पॉजिटिव माहौल में रहना और पॉजिटिव ही एटीट्यूड के साथ आपको चलना है। अब मैं आपको बता देता हूँ डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको भले चाहे 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी आप वार्म अप कर रहे हो, कोई भी चीज़ अचानक से ना करें। लॉन्ग जंप अगर आपने नहीं करी अभी तक, तो पहले वार्म अप कर ले, वार्म अप के बाद उस चीज़ को करें, भले चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो आप।
मैं भी जब भी खेलने जाता हूँ तो हमेशा मेरा ये रहता है या तो मैं जिम करके जाता हूँ, तो उससे क्या होता है मेरी बॉडी पूरी अच्छे से खुल जाती है। अगर जिम करके नहीं जा रहा होता तो कोशिश ये रहती है थोड़ा बहुत जाके मैं ग्राउंड में हल्का सा स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर दूँ। ये हर चीज़ से पहले रिकमेंड किया जाता है कि कोई भी आप एक्टिविटी करने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले, कुछ भी चीज़ करने वाले, एक साथ कोई भी एकदम ऐसे प्रेशर ना डाले। प्रॉपर रिहैब आपका एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग वगैरह सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 3 साल की लर्निंग मैं यही बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, अच्छे से एक्सरसाइज फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ चलो। ये नहीं कि आज मैंने छोड़ दिया तो कल नहीं करा। डेली आपको सेम चीज़ करनी है जब तक आपके डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट बोले। मेरा जो रूटीन था, मैं दिन में 3 बार एक्सरसाइज करता था, फिजियोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 3 बार से तब मेरा जिम स्टार्ट हुआ, तो जिम मैं डेली करता था। एक दिन मेरी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज होती थी, एक दिन लेग्स की होती थी और दूसरे दिन मेरी नॉर्मल एक्सरसाइज होती थी। डेली नहीं करनी। इस तरीके से आप चलते रहोगे तो आई एम टेलिंग यू, ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ हो सकती है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अपने आप कुछ नहीं होता, आपको ही टाइम के साथ साथ अपने आप को पुश करना पड़ता है हर चीज़ में, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला। आई एम टेलिंग यू, खुद से करना जो भी करना है, खुद से पॉजिटिव रहना जो भी करना है, खुद से ही सारी चीज़ें करनी है जो भी आपको करना है। खुद से ही सारी चीज़ें होंगी, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई आपका ज़बरदस्ती है कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि जो स्ट्रेंथ बिल्ड होगी आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप डिप्रेशन, और मैंने एक ये वाला पॉइंट भी सुना था कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो भाई? आप डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो यार धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट आने को देखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आज आप एक दिन करा दूसरे दिन में ठीक हो गया। नहीं भाई, मैं खुद से बता रहा हूँ, मुझे याद है जब मेरा नी बेंड हो रहा था ना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाते थे। इस हार्ड लेवल पे था, और बहुत बार तो डर भी लगता था कहीं टूट ना जाए, ये ना हो जाए। तो इस लेवल का गेम से मैं निकला हूँ, ठीक है। ये और जितना भी ACL सबका रिकन्स्ट्रक्शन, रिपेयर जो भी है, वो सब इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं। लेकिन जब आप उस प्रोसेस को अचीव कर ले तो पेनफुल होता है, नो डाउट पेनफुल होता है, और आपको सेल्फ डाउट होगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट एक ही आवाज़ को सुनना है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। देखो, सर्जरी के बाद लाइफ रुकती नहीं है, बस लाइफ आपकी स्लो हो जाती है। वो भी टेम्परेरी होता है, उसको फास्ट प्रोसेस बनाने के लिए वो लाइफ स्लो होती है। तो बस फिजियो अच्छे से करो और मेंटली अपने थॉट्स को क्लियर रखो, जितना हो सके पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नो डाउट बिल्कुल आएंगे, बट उससे ओवरकम करने के लिए आपके पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए कि अगर आपका एम क्लियर है कि भाई मुझे 6 महीने बाद वापस बैक टू गेम जाना है, बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना है, मुझे भी औरों की तरह भागना है, दौड़ना, सब चीज़ करना है, अच्छे से एक्सरसाइज को फॉलो करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये गेम किसी भी कंडीशन में जीतना है। और कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट कीजिए। कोशिश यही रहेगी कि अलग से एक शॉर्ट्स बना दिया जाए या कुछ भी रिप्लाई कर दिया जाए। बाकी और भी सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल पे बस ACL रिकन्स्ट्रक्शन नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं एक अवेयरनेस के लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। हाँ, तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और क्या करना है, कमेंट करें। कमेंट करें। कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।